2071 में बांग्लादेश बना सकते हैं, तो क्या भारत, आज के दौर का भारत, दुनिया को एक नया देश दे सकने की ताकत रखता है? ये बांग्लादेशियों गधों को बता दो, भारत के पास ढेर सारे परमाणु हथियार हैं। अगर हमारी अखंडता पर कभी आंच आई, आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो फिर सोचो तुम्हारा कैसा भरता बना के दीपक वोरा उसको नाश्ते में खाएगा। वो निश्चित तौर पर बांग्लादेश के सिनारियो को बहुत नजदीकी से वॉच कर रहे होंगे। 100% तभी ऐसे वालों से बात की। मैंने कहा क्या ये लोग क्या कर रहे हैं? कहते सर आने तो दो, हम तो इंतजार कर रहे हैं, ठोकना चाहते हैं लोगों का। बांग्लादेश का आपकी नजर में क्या इलाज है? फौज भी इंटरफेयर अभी तक नहीं कर रही, क्योंकि फौज भी डरी हुई है कि अगर हमने हस्तक्षेप किया या कुछ हुआ, हम पे प्रेशर रहेगा कि भारत के साथ भिड़ जाओ, और आधे घंटे के अंदर भारत हमें खत्म कर देगा। जो पूरा का पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसको बताया जी हमारा कोई किंगडम है, वो बांग्लादेश का हिस्सा बता दिया उसको। गधे हैं सब, बच्चे हैं, इनको कुछ पता नहीं है। जो इनको कोई कह देता है ये मुल्ला शुल्ला, तो उसके पीछे ये पड़ जाते हैं। सो फॉरगेट इट, नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं होने वाला है सर। नॉर्थ ईस्ट में कई बार जाता हूं, फिर जा रहा हूं, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। हाँ ये है, नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश की कौम को। जानते हो अखंड भारत आज से 10,000 पहले सारा हिंदुस्तानी दुनिया, सारा विश्व भारतीय था। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और मेरे साथ हैं देश के जाने माने पूर्व राजनयिक दीपक वोरा सर। वोरा सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से आमंत्रित किया है। मैं अभी गुवाहाटी में हूँ और कामाख्या देवी के मंदिर होके आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा लाल टीका भी आप देख रहे हैं मेरे माथे पर। जय कामाख्या माई सर। जय कामाख्या माई। अरे हजारों की, करोड़ों की, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। देखिए ये सनातन धर्म की ताकत है सर। सब कुछ, सब नदियां बहती रही, रुक गई, कभी ना रुकी गंगा धारा। और अभी कुछ देर में तो पीएम साहब आ रहे हैं, जो नया एयरपोर्ट में सुबह देख के आया गुवाहाटी का, उसका उद्घाटन करने। क्या बनाया है, दुनिया का ऐसा कोई एयरपोर्ट नहीं है सर। चलिए सर। दीपक सर, आज आपको इसलिए बुलाया है कि जब भी देश में कोई बड़ी बात होती है, देश बड़े उस तरह के वैचारिक संकट से गुजर रहा होता है, या फिर विदेश नीति के मामले पर कुछ समझना हो, हमारे पड़ोस में बहुत सारा कुछ हो रहा है। और जो तस्वीरें, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें वो तो सीधे सीधे हमको तरह तरह की चुनौती भी दे रहे हैं, उस पर आएंगे। लेकिन क्या हमारा स्टेक क्या होना चाहिए, हमारी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए? जो कुछ वहाँ के हिंदुओं के साथ हो रहा है, वहाँ की मीडिया पर हमला हो, वो आपस में कुछ भी करें, वो हमारा कंसर्न शायद नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से वो अचानक एंटी हिंदू तब्दील हो जाता है, पिछली बार भी हमने देखा कि शेख हसीना वहाँ से निकली, बताया गया जी कोई बड़ी स्टूडेंट क्रांति है, उसके बाद बांग्लादेश में सब लोग चांद पे चले जाएंगे। शेख हसीना बांग्लादेश से निकली और वो एंटी हिंदू राइट्स में तब्दील हो गया। एक बार फिर से वहाँ कोई जिहादी जो है, एक तरह का हादी नाम का, उसको किसी ने निपटा दिया आपस के पॉलिटिकल राइवलरी में, वो बाकायदा फिर से एंटी हिंदू हो गया है। वहाँ दीपदास की तस्वीरें दुनिया देख रही है, तरह तरह की चर्चा है। बांग्लादेश का आपकी नज़र में क्या इलाज है? कैसे इनको चुप किया जाए, इनकी मरम्मत कैसे की जाए? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभारी हूं कि आपने इस विषय को उठाया, और आपका चैनल तो बेमिसाल है। अब मैं आपको बताता हूं सर, 1971 की लड़ाई सबको याद है। बांग्लादेश के लोग लड़े थे जेनोसाइड के बरखिलाफ, जब उनकी माओं की, बेटियों की, बहनों की, पत्नियों की इज्जत लूटी जा रही थी। 30 लाख पाकिस्तानियों ने औरतों का बलात्कार किया था और मारते जा रहे थे बंगाली को। एक इनका आर्मी कमांडर था जिसने कहा था, क्षमा कीजिए मैं कठिन भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, मैं इन हरामजादों की नस्ल बदल दूंगा। ये उस समय पाकिस्तान का घमंड था, और कंटेम्प्ट जो अंग्रेजी में कहते हैं, धिक्कारते थे बंगालियों को, वो बदला नहीं है। आज मोहब्बत नहीं हो गई उनके साथ। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि हमने पार्टिसिपेट किया था बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। मैं ये भी बता देता हूँ सर, पहली चीज़ हमें विदेश नीति में, विदेश मंत्रालय में सिखाई जाती है, उसको कहते हैं फीलिक्स श्वार्ज़ेनबर्ग प्रिंसिपल। सर 19 शताब्दी में ये ऑस्ट्रिया हंगरी का एक साम्राज्य था, उसका विदेश मंत्री था। तो जो हंगरी के लोग थे, जिन्हें मजार कहते हैं, वो ठोक रहे थे ऑस्ट्रिया के राजा को, और उसने फिर रूस के शहंशाह से कहा, यार हम तो कजन्स हैं, मेरी मदद कर। उसने अपनी फौजें भेजी और हंगेरियन लोगों को, मजार लोगों को ठोका। फिर फीलिक्स श्वार्ज़ेनबर्ग से कहा गया, अब तो तू हमेशा के लिए आभारी रहेगा ना रूस का। कहता दुनिया चकित हो जाएगी हम कितने एहसान फरामोश हैं। सर इंटरनेशनल अफेयर्स में डोंट एक्सपेक्ट कि लॉयल्टी मिलेगी या ग्रेटिट्यूड मिलेगी, वो नहीं मिलती है सर। और ये भी कहते हैं, मैं कहता हूं, अगर आप चाहते हैं लॉयल्टी
इन इंटरनेशनल अफेयर्स तो बाजार से कुत्ता खरीद लाइए, आपको लॉयल्टी मिलेगी, नहीं तो कहीं से नहीं मिलेगी साहब। अब जो हो रहा है, क्या इनका इलाज क्या? अगर आपस में एक दूसरे में मर रहे हैं, लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जैसा सही आपने कहा, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जहां आप हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे सर, फिर ये मामला गंभीर हो जाता है। तीन पहलू इसके बता देता हूं। एक तो इनकी आर्थिक व्यवस्था खत्म हो गई है सर। आपको चाहिए एक्सटर्नल एनिमी, ताकि लोगों को बता सकें, देखो जी हमारा तो देश इतना महान है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन ये जो हिंदुस्तानी बदमाश हैं, ये देखो क्या कर रहे हैं। ये हमेशा होता है सर। आज से 30 साल पहले, आपकी उम्र बहुत कम है, मेरी 74 साल की है, हमारी भी कोई समस्या होती थी, हम कहते थे विदेशी ताकतों का हाथ है। आज हम नहीं कहते, आज हमें वो ताकत है कि विदेशी ताकतों को हम चूर पीस के समुद्र में फेंक देंगे। आज हम वो नहीं कहते। इनके लिए चाहिए, एक इनको टारगेट चाहिए कि डाइवर्ट किया जाए, लोगों को यूनिफाई किया जाए। दूसरी चीज सर, सही है कि शेख हसीना पॉपुलर नहीं थी टुवर्ड्स दी एंड, लेकिन उसने बांग्लादेश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया था और दुनिया में बहुत मानी हुई थी। उसने जो हार्डकोर, जिनको मैं सुइसाइडल इस्लामिस्ट कहता हूं, रेडिकल नहीं, उनको कंट्रोल किया था, रखा था। लेकिन फिर कुछ ऐसी ताकतें हैं, अगेन विदेशी ताकतें, जिनको सैन मार्टिन आइलैंड चाहिए था, चीन पे नजर रखनी थी, ये करना था, वो करना था, उन्होंने फिर उसको बाहर निकाल दिया। और ये स्टूडेंट मूवमेंट बकवास है, ये कोई स्पॉन्टेनियस आप मूवमेंट बताइए सर, हमारे यहाँ लोगों ने, बड़े पत्रकार जो कहते हैं अपने नाम के आगे पत्रकार लिखते हैं, उन्होंने कहना शुरू हुआ ये क्रांति है, युवा क्रांति है, जेनजी क्रांति है। पता नहीं इनको मतलब समझ नहीं आता, इतना समय लोगों ने जर्नलिज्म में बिता देने के बाद आपको लोगों का हिंसक चेहरा, हिंसक रूप, क्रांति दिखती है, और फिर बाद में वो अपने ट्वीट्स और अपने पोस्ट डिलीट करने लगे। ये तो हाल है हमारे यहाँ के ये मैं आपको बता देता हूं सर, ये जर्नलिस्ट नहीं है, ये पेड प्रोपेगेंडिस्ट है। मैं आपको अभी बता देता हूं सर, मैं अमेरिका में तो पोस्टिंग में रहा हूं और कई बार जाता हूं, तो एक आपके महान जर्नलिस्ट ने मुझसे कहा कि आप कुछ इंटरव्यू कर दीजिए मेरे साथ, अमेरिका की जो हालात है, ये पिछले साल की बात है। तो मैंने कहा जरूर करूंगा, दबा के गाली भी दूंगा। कहते नहीं सर, गाली मत देना, आप अच्छी बातें करना, क्योंकि फिर मुझे वहां से इन्विटेशन आएगा। यानी अपने स्वार्थ के लिए वो मेरे जमीर को खरीदने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे भी जर्नलिस्ट आप जैसे नहीं है ललित सर, सब काश के आप जैसे होते, टोटली इम्पार्शल। अब जो मैं बताता हूं, ये जेन जी, आपको एक चीज बताता हूं सर, नेपाल में भी भारत के अगेंस्ट बहुत नारे लगाए। आपको याद होगा श्रीलंका में आपके जनरल, हाय भारत बर्बाद हो गया, श्रीलंका नाराज हो गया। मालदीव्स में क्या हुआ था, इंडिया आउट, और फिर सभी देश आके हाथ जोड़ के, टाइगर भारत हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। सेशल्स ने भी यही किया है। पहले तो आई 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 आई, और आपके पत्रकार जी भारत खत्म हो गया। और आज सुबह मैं सुन रहा था, एक कोई हमारे जनरल साहब हैं, कुछ आता वाता नहीं है पर बोलते बहुत ज्यादा है, वो भी ये देखो बांग्लादेश जो कर रहा है, पाकिस्तान का नेवल चीफ यहाँ गया, इसका ये गया, अरे भारत पे बहुत खतरा है। क्या खतरा है भाई? मुझे 10 मिनट दो सर, मुझे सिर्फ एक बटालियन चाहिए, 1000 भारतीय सेनानियों को, मैं जाके ठोक के आऊंगा इनको। क्या खतरा है हम के ऊपर? ये विकिपीडिया पढ़ के तो उस्ताद बन, मैं तो रहा हूं सर। इस समय मैंने आपको बताया ना कि मैं गुवाहाटी में, अभी थोड़ी देर में मैं जा रहा हूं सीमा पर बांग्लादेश की। तो मैं आपको इतना बता देता हूं कि कोई खतरा नहीं है, हम लोग संभाल लेंगे। आपकी फौज चौकन्नी है, आपकी डिप्लोमेसी चौकन्नी है। अब मैकडोनाल्ड ट्रंप जो है, जिसने कहते हैं उत्साह था बांग्लादेशियों को, ये यूथ मूवमेंट कुछ नहीं, वो हाडी फाडी तो मर गया, किसी ने तो मारा ना उसको बांग्लादेश में। और कहां लेके गए उसको सर, कहां लेके गए? सिंगापुर। कोलकाता क्यों नहीं लाए सर? 5 घंटे तो आप सिंगापुर गए, तब तक तो मर गया था। कोलकाता ले आते, शायद वो बच जाता। नो, आई एम बीइंग सीरियस। हाँ, क्योंकि तो जितने वीजा वो तो अब दुश्मन मानने लगे ना हमें। उनको लगता है कि हम भारत क्यों जाएं, हम सिंगापुर जाएंगे। तो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मर गया वो। अगर उसको बचाना चाहते थे मेरे पास ले आओ। सब पिछले साल 2024 में हमने 20 लाख मेडिकल वीजा दिए थे। बहुत से बांग्लादेश के लोग, मेरे अपने दोस्त, कहते भाई ये फलाने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में या प्राइवेट हॉस्पिटल में हम आ रहे हैं, जरा थोड़ी मदद कर दो, ये वो। मैंने कहा आपके पास हॉस्पिटल्स नहीं है? कहते वो सर्जरी करते हैं। और सुनिए सर, किसी धर्म का मैं अपमान नहीं कर रहा,
तो वो सर्जरी करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई देखो इसका ये यहाँ की सर्जरी है तो ठीक हो जाए, हाँ जी इंशाल्लाह सब ठीक। नहीं सर, आपने पहले ये कभी किया है? नहीं मैंने नहीं किया, तो फिर क्यों कर रहे हो? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। देखो टाइगर, अगर पहले कभी ऑपरेशन नहीं किया, मैं अपने बाप को घर ले जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि यहाँ तो कोई सीनियर डॉक्टर आपके साथ हो। ये इनकी औकात है इन लोगों की। तो ये मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अगर इसको कोलकाता ले आते, कई आते हैं कोलकाता, भरे हुए हैं हॉस्पिटल्स वहां पर इनके साथ, ये शायद बच जाता। इसका मतलब इसको बचाना नहीं चाहते। पता हाँ था कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली 5 साल 5 घंटे की फ्लाइट सिंगापुर जाएगा। सर आपको याद नहीं है, हमारे यहाँ भी एक लड़की थी, बस में उसका बलात्कार हुआ था, कुछ साल हो गए, 14-15 हाँ साल। हाँ दिल्ली की उसको घटना थी। दिल्ली, और वो सर मैं जानता हूं सर, अब क्या मैं आपको उसके प्राण निकल चुके थे, फिर भी हमने एक एम्बुलेंस में डाल के, एयर एम्बुलेंस में सिंगापुर भेज दिया लोगों को शांत करने के लिए। अजी शायद वहां बच जाएगी, क्या बचेगी? जो भारतीय डॉक्टर नहीं बचा सके, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ हैं, सिंगापुर में क्या होगा? तो ये चीजें हम करते हैं अटेंशन डाइवर्ट करने को। और तीसरी चीज, क्या इलाज किया जाए? सर मैं अपने दोस्तों से कह रहा हूं, हमारा एक अपना ग्रुप है, कि ये जो यूजलेस खान है, 95 साल या 90 साल जितनी भी इस गधे की उम्र है, इसको ये बता दो, इसने आरोप लगाए हैं माइनॉरिटीज पे अत्याचार किए थे, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, शेख हसीना के अगेंस्ट। वही अत्याचार जो तू कर रहा है ना टाइगर, वही आरोप तुझ पे लगाए जाएंगे। और फिर ना हिलरी क्लिंटन जिसका तू खनसामा होता था, या चौकीदार या धोबी, ना उसका हस्बैंड तुझे बचा पाएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अगर किसी ने हिंदुओं के अत्याचार के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी, कोई भी कर सकता है, कोई वकील भी जाके वहां दर्ज कर सकता है। तो टाइगर तू तो लुट गया। और फिर अब इलेक्शन होने वाली है सर, फरवरी के महीने में। हाँ ये ये सारी चाहता आफत है उसलिए भी है ये इलेक्शन ना हो, क्योंकि इलेक्शन हुई तो ये गया। और अब तो मेरा ख्याल अमेरिकन ने भी कह दिया, यार टाइगर सुन, तू चीन में जाके पना ले, मेरे पास मत आ, मेरे पास टाइम नहीं है तेरे जैसे गधों के लिए। तो अब पता नहीं, और चीन कहता है तू है कौन, तेरा धर्म क्या है? तो वो तो कहना मैं मुस्लिम हूं, अच्छा उइगुरों के साथ जाके कैंप में बैठा। वो तो चीन सोचता है इस्लाम के बारे में। सो मेरा मानना है कि इलेक्शन ये नहीं करवाना चाहता, हो सकता है नहीं करवाए। फौज भी इंटरफेयर अभी तक नहीं कर रही, क्योंकि फौज भी डरी हुई है कि अगर हमने हस्तक्षेप किया या कुछ हुआ, हम पे प्रेशर रहेगा कि भारत के साथ भिड़ जाओ, और आधे घंटे के अंदर भारत हमें खत्म कर देगा। वो भी बड़े ध्यान से ये सब कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जो लोग ये कोई किसी ने नक्शा बना दिया है कि पहले वो बंगाल किंगडम में ये भी हमारा था, वो भी। और टाइगर जानते हो, अखंड भारत आज से 10,000 पहले सारा हिंदुस्तानी दुनिया, सारा विश्व भारतीय था। क्या हाँ बकवास सर, करते हो तुम लोग? वो जो हादी जो लड़का था, जो कट्टरपंथी, उसने जो पूरा का पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसको बताया जी हमारा कोई किंगडम है, वो बांग्लादेश का हिस्सा बता दिया उसको। और आजकल अभी वहाँ तो पर सर जो ये नए नए लड़के हैं जिनकी पार्टी है वो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी करके है, जो अभी चुनाव लड़ना है उनको यूनिस के खिलाफ, वो सब ये कह रहे हैं कि अगर भारत ने हमारी संप्रभुता पर हमला नहीं रोका तो हम फिर नॉर्थ ईस्ट कब्जा कर लेंगे। हम पता नहीं क्या क्या आजा सपने देख रहे हैं, सब स्कूल कॉलेज के लड़के हैं सब। सर, ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं। वैसे आपको एक चीज मैं बता देता हूं, ये एक सीक्रेट है, किसी को बताना मत। भारत का नॉर्थ ईस्ट तो टोटली इस्लामिक है ना, जूते मारते हैं इस्लाम को, क्रिश्चियन हैं वो लोग, बेवकूफ गधो। तुम्हें ये नहीं पता है? वहां जाके बनाओगे कि हम वहां पे इस्लाम लाएंगे, शारिया लाएंगे, वो तुम्हारे, माफ कीजिएगा, ऐसा मारेंगे तुम्हें पता नहीं है क्या हो। गधे हैं, सब बच्चे हैं, इनको कुछ पता नहीं है। जो इनको कोई कह देता है ये मुल्ला शुल्ला, तो उसके पीछे ये पड़ जाते हैं। सो फॉरगेट इट, नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं होने वाला है सर। नॉर्थ ईस्ट में कई बार जाता हूं, फिर जा रहा हूं, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। हाँ ये है, नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश की कौम को। ये बड़ा आसान है, शारिया ले आए, ये ले आए, लेकिन फिर सर दशकों तक इसके बाद असर पड़ेगा बांग्लादेश पे। अंतरराष्ट्रीय छवि खत्म हो चुकी है। आप किसी जो इन्वेस्टर है, भाई चलो बांग्लादेश इन्वेस्ट करते हैं, कहते हैं वो मुसलमान देश में, वो शारिया देश में, माफ करो जी मैं नहीं जाता वहां। अब बताओ आगे क्या करोगे? कौन सा इस्लामिक देश जो वहां पे इन्वेस्ट करेगा? सऊदी अरेबिया ने 1 रुपया नहीं लगाया। पाकिस्तान बकवास करेगा, पैसे है ही नहीं उसके पास, भिखमंगा है। यूएई ने 1 रुपया नहीं लगा। जिसके पास पैसे हैं वो इस्लाम के इन्वेस्ट करेगा। वो भारत में पूंजी लगाते हैं, पूंजी निवेश करते हैं, क्योंकि रिटर्न में अगर धान चावल नहीं भेजूंगा वो मर जाएगा। ऊर्जा उसकी मेरी आती है, लेकिन हम लोग अच्छे लोग हैं अभी तक। सर मैं ये कह रहा था कि अगर हम लोग 1971 में, जिस दौर में हम बहुत बड़ी सैन्य शक्ति नहीं थे, हम परमाणु शक्ति नहीं थे, उतनी बड़ी नेवी नहीं, उतना बड़ा एयरफोर्स नहीं, हमने 71 में दुनिया में एक अलग मुल्क बना दिया, अलग झंडा दे दिया, अलग मानचित्र दे दिया। आज के दौर में अगर वहाँ रह रहे, और सबसे अजीब बात यह है दीपक सर कि हमारे यहाँ
बहुत सारे राजनेता जो कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं। बांग्लादेश में रहने वाले अधिकतर हिंदू जो हैं वो सब के सब दलित हैं। यहाँ पर उनके नाम पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो एक चर्चा शुरू हुई है, लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम 1971 में बांग्लादेश बना सकते हैं तो क्या भारत, आज के दौर का भारत, दुनिया को एक नया देश दे सकने की ताकत रखता है, या तो फिर आप अपने बॉर्डर खोल दो उन हिंदुओं के लिए जो बांग्लादेश में रह रहे हैं। इस पर आपका क्या राय है? लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है और रूस को वो चीजें जो जरूरी लग रही हैं, उसने बहुत सारे यूक्रेन के इलाके, डोनेट्स्क, लुहांस्क, क्रीमिया तो 2014 में उसने मिला लिया। लोग कह रहे हैं कि जो हमारा है वो लीजिए, जो चिकन नेक वाला इलाका है, वो 20 किलोमीटर का गलियारा जो बार बार बोला जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर, उसको बना लीजिए 200 किलोमीटर का। रंगपुर डिवीजन ले लीजिए अपने अंदर, बोलिए अपने ईस्टर्न कमांड को कि थोड़ा सा टहल के जाएं, नाश्ता करके लंच तक कहानी खत्म करके आ जाए। इस पर आपकी क्या राय है? थोड़ा ब्रीफली बताइए कि क्या ये संभव है आज के दौर में? क्यों नहीं है सर। साउथ ईस्ट बांग्लादेश का भी एक चिकन स्नैक है, उसके लोग बात नहीं करते, उसको काटना बड़ा आसान है। हाँ, वो इलाका जो मिजोरम और त्रिपुरा से जुड़ता है। दैट्स राइट, कॉक्स बाजार वाला इलाका। दैट्स राइट, बिल्कुल, यू नो इट ऑल सर। और फिर मैं इतना बता देता हूँ कि जो मल्टी मॉडल कलंदान कॉरिडोर हम बना रहे हैं, समुद्र के जरिए जाएगा, खत्म हो गया जो हमारा ओवरलैंड वगैरह का जो चाहिए था, जो आपने अभी जिक्र किया कि 71 में अगर हमने नया देश बनाया था, आज क्यों नहीं। सर मैं एक चीज बताता हूँ, एक हमारा पड़ोसी है जिहादिस्तान, शायद उसको आतंकिस्तान या ऐसा कुछ नाम देते हैं। तो वहां का एक पागल मुल्ला है, वो कहता है मैं फूल मार्शल हूँ या फील्ड मार्शल। उसने एक चीज कही थी सर, हम लोग खुश नहीं हैं, लेकिन उसने कहा था कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं और अगर हमारी टेरिटरी पर, धरती पर किसी ने उसको कब्जा करने की कोशिश करी तो फिर देखिए हम क्या करते हैं। और सर यही चीज ये बांग्लादेशियों गधों को बता दो, भारत के पास ढेर सारे परमाणु हथियार हैं। अगर हमारी अखंडता पर कभी आंच आई, आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो फिर सोचो तुम्हारा कैसा भरता बना के दीपक वोरा उसको नाश्ते में खाएगा। मुझे एक दिन चाहिए, हम जाके तोड़ देंगे। लेकिन क्या हम ये करना चाहते हैं? बांग्लादेश के 2 टुकड़े करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हिंदू जो हमारे लोग वहां हैं उनको वापस लाना है या उनकी रक्षा करनी है, ये कठिन स्थिति है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं उन सर्कल्स में मूव करता हूं सर, सोच रखा है हमने क्या करना है। और अगर ये और बढ़ा तो फिर अंतरराष्ट्रीय दबाव इतना बढ़ेगा कि ये मुल्ला जो है वहां बैठा हुआ यूजलेस खान, ये भाग जाएगा। सर अमेरिका को अब कोई जरूरत नहीं है बांग्लादेश की, जो वो करना चाहते थे उन्होंने कर दिया है। इनको समझ नहीं आता अमेरिका की पॉलिसी क्या है, यूज, अब्यूज एंड डिस्कार्ड। फेंक दो बाहर, इसको क्या करना है? अरे मुल्ले भाग जा। अब देखते हैं कौन सा, अब तो वो बीएनपी वाला जो शहजादा है, वो क्या नाम है उसका, बेगम जिया का बेटा, वो भी वापस आ रहा है इलेक्शन के लिए। और बेगम जिया कहते हैं, सर बेगम जिया का बता देता हूं, क्षमा कीजिएगा, वो गुजर चुकी हैं सर, वो वेंटिलेटर पे है। और ये लोग बता नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि बीमार है ना। कोई नहीं बताता सर ऐसी चीजों में, जो वेंटिलेटर पे। यू नो सर मेरी 74 साल की उम्र है, मुझे कि मैं ब्रेन डेड हो जाता, आप तो 500 साल मुझे वेंटिलेटर पे जिंदा रख सकते हैं। मेरी छाती फूलती जाएगी, हवा आती जाएगी, निकलती जाएगी। दैट्स द वर्क ऑफ अ वेंटिलेटर। तो वो भी जा चुकी है सर। ये बताएंगे नहीं, इलेक्शन के बाद बताएंगे, मैसेज वहां से दे देंगे। तभी तो उसको इंग्लैंड ले गए थे। बांग्लादेश में होती लोग कहते बाहर निकालो उसको। तो अब वो जो लेक जहां भी उसको रखा हुआ है कि भाई वो वहां से कोई मैसेज दे, संदेश दे, वीडियो दे, तो वो नहीं अभी कुछ करेंगे। और मेरा मानना है कि इलेक्शन जो होने वाली है, यहाँ बीएनपी, यहाँ हो सकता है सर पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, अवामी लीग मिल जाएगी उनके साथ और वो एक पार्टी बनाएंगे। मोहम्मद यूसुफ खान गया और ठाकुर तू तो गयो, चला जा वहां से भाई, तेरा कोई भविष्य नहीं उस देश में। और जब तू चला जाएगा, वहां की आर्थिक व्यवस्था जब लोग देखेंगे, इतने जूते मारेंगे तेरे को, तू समझ नहीं पाएगा ये क्या हो रहा है। सर ये मैंने कई बार देखा है अपने करियर में। फाइनली मैं इतना बताना चाहता हूं सर, जब एक सत्ता पलटती है, जैसे बेगम हसीना को आपने बाहर निकाल दिया, तो शेख हसीना और कोई दूसरी सरकार आती है, सर ये जरूरी नहीं है कि दूसरी सरकार स्थिति को काबू कर सके। ये मैंने अपने करियर में 52 साल कूटनीति में कई बार देखा। लीबिया में क्या हुआ था, आपने गद्दाफी को निकाल, चलो बदमाश था, चोर था। सीरिया में क्या हुआ, बशार अल असद को निकाल दिया, बदमाश था, चोर था। देखो सीरिया पे 2 अमेरिकी सिपाही मरे हैं और 2000 लोगों को कहते हैं, सुनने में आया, उसने मार दिया है बॉम्बिंग करके।
तो मैंने बुर्किना फासो में, माली, मॉरिटेनिया, ये जितने इस्लामिक देश हैं हर जगह देखा है, जब सरकार टूटती है तो ये आतंकी संगठन वहां आ जाते हैं, कहते हैं यहाँ सरकार तो है नहीं, हम आते हैं। तो बांग्लादेश का भी वही हाल होगा, और अगर आतंकी संगठन वहां आ गए तो फिर बांग्लादेशियों को पता लगेगा इसका मतलब क्या है। जब भारत तमाचा मारेगा फिर आप देखिएगा, भारत ही नहीं चीन भी मारेगा। और भी बांग्लादेश के सर कितने नेबर्स हैं, कितने बैंक, उसके कितने इस्लामिक पड़ोसी हैं? कोई भी नहीं है सर, चारों एक तरफ भारत से है, हमसे घिरा हुआ है, इंडिया सराउंडेड, और एक थोड़ा सा म्यांमार के म्यांमार। साथ। हाँ बस बस। इस्लामिक देश कौन सा है जो उसका पड़ोसी है? पाकिस्तान के पास तो अफगानिस्तान भी है और ईरान भी है, तो कौन सा इस्लामिक मुल्क? ये गधे हैं, बेवक, कोई इसकी मदद करने नहीं आएगा। हाँ एक चीज है, जैसे पाकिस्तान वाले की सोच है कि भाई ठीक है हम लोग हमला कर दें, चलिए हमारे 5 लाख मर गए, क्या फर्क पड़ता है, अगले साल हम 50 लाख और पैदा कर देंगे। ये अगर फिलॉसफी है आपकी तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भारत से पंगा मत लो सर, आप ये देखते जाएंगे। जो सिनारियो है बहुत बार हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग, एक लड़का था शर्जील इमाम, सीए एनआरसी के दौरान उसने कहा कि जो चिकन नेक्स का इलाका है उससे हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, मवाद डाल देंगे, जेल में बैठा हुआ है कई साल से। ये चिकन नेक बहुत चल रहा है बांग्लादेश में। तो क्या ये मतलब इतिहास जो कोई मौके देता है, कई बार ऐसे मौके आते हैं कि आपको कुछ फैसले करने पड़ते हैं, क्या हमारे पास आपको ये दिख रहा है कि एक मौका है जो बांग्लादेश में फैल रही अव्यवस्था के चक्कर में हमको उस चिकन नेक के इलाके को, एलिफेंट नेक या उस दिशा में भारत को बढ़ना चाहिए, किया जा सकता है? 100% बहुत लोगों के विचार है, सोच समझ के हल्के हल्के हम चलते जाएंगे। इसको कहते हैं क्रीपिंग एक्सपेंशन, एकदम से मत करो, हल्के 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 वहां चलते जाओ, इनमें दम नहीं है कुछ करने को। चीन ने एयरबेस बना दिया, इसने बना दिया, क्या करेगा बांग्लादेश के लिए? मेरे साथ भिड़ेगा? चीन का एक सिपाही नहीं वो मरने देगा। कौन लड़ेगा वहां पे? पाकिस्तान भेजेगा अपने सिपाहियों को? कहां से भेजेगा उनको? क्या है, रॉकेट में डाल के तो आपकी तरफ भेज देगा, कहीं ना कहीं से तो जाएंगे ना। तो ये बेवकूफ है। पाकिस्तान भारत को तंग करेगा और वो बांग्लादेश की को बलि का बकरा बने। जैसे सर आप इस समय यूक्रेन रूस के बीच में देख रहे हैं, सारे यूरोपियन देश जो हैं, मेरी बात, मैं तो गया था अभी हाल ही में, अरे ये फ्रांस कहता है ब्रिटेन से, यार पहले तू भिड़ जा, जर्मनी कहता है फ्रांस से पहले तू भिड़ जा, पोलैंड कहता है पहले तू भिड़ जा। अबे तू क्यों नहीं भिड़ता रूस से? यार वो मैं भिड़ गया पहला, वो तो मुझे बर्बाद कर देगा, तो दूसरे को क्यों भेजना चाहता? कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ अमेरिकियों के पास ताकत है रूस से भिड़ने की, और वो नहीं भिड़ना चाहते सर। तो ये चीज अगर समझ आ जाए दुनिया में कि दूसरे को बलि की बकरी बनाना है, तो बांग्लादेश के लोग अगर मरना चाहते हैं, आजकल तो सुना है कि जन्नत में भी हाउसफुल हो गया, इतने मार दिए आतंकी, क्या वहां पर भी इनकी लाइन लगी हुई है, वेट करना पड़ेगा। अभी 25-30 साल रुक जाओ, उसके बाद वहां पर जाना। सो सर जो हम कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, इंटेंशन इज कि ये चिकन नेक को और इनका जो फिश नेक है साउथ ईस्ट में उसको भी काट देंगे, तो फिर ये लाइन पे आ जाएंगे सर, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इनका चिकन नेक है जो नीचे म्यांमार, ऊपर मिजोरम और त्रिपुरा से लगा हुआ है। अगर यहां पर इंडियन आर्मी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चल गई तो इनका चिकन नेक साफ हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप बांग्लादेश को देखो तो ये तो चारों तरफ से हमारे नॉर्थ ईस्ट से घिरा हुआ है। ये हमें लैंडलॉक कहते हैं। चिकन नेक काटने के लिए ये रहा इनका चिकन नेक, जो मैंने आपको बताया। चिटगोंग इधर आ जाएगा, मिजोरम और त्रिपुरा की तरफ। ये जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट में, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, वो हम देखेंगे। जब इजराइल को देख ले, जो कर रहा है वो कर रहे, कितने लोगों ने उसका अरेस्ट वारंट कर दिया, ये कर रहे। उसने कहा यार तुम छोले खाओ जाके, मैं वही करूंगा जो मेरे देश के हित में। और आज सर हमारे देश में एक सरकार है जो सिर्फ देश के हित के बारे में सोचती है सर, और हम धन्य हैं सर। आपको ये लग रहा है कि मतलब भारत की जो टॉप लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, वो निश्चित तौर पर बांग्लादेश के सिनारियो को बहुत नज़दीकी से वॉच कर रहे होंगे, और उसको हर तरह से उसको अलग अलग लेवल्स पर उसको कैलकुलेट किया जा रहा होगा कि हर तरह की बात, वो चाहे बांग्लादेशी हिंदू हो या फिर बार बार जो भारत के सामरिक चैलेंज एक तरह से करने की कोशिश हो रही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर, उसको लेकर भारत भविष्य में कोई बड़ा फैसला, डिसाइसिव फैसला ले सकता है। मेरा ख्याल डिसाइसिव फैसला यही है कि उसको और ऑल्टरनेटिव रूट मिल जाए वहां जाने के लिए। कैसे मिलेगा वो ये लोग सोच रहे। मैं तो जब पिछली बार भी कुछ महीने पहले बॉर्डर पे गया था, बीएसएफ वालों से बात की, मैंने कहा क्या ये लोग क्या कर रहे हैं? कहते सर आने तो दो, हम तो इंतजार कर रहे हैं, ठोकना चाहते हैं लोगों का। ऑलराइट, खामोश रही सर। मेरा मानना ये कुछ नहीं करेंगे इसके बाद। आज हमारी बहुत ताकत है सर, एंड एयरफोर्स आपकी इतनी तगड़ी है, आपके भी एयर बेसिस है वहां पर। आपके जब मैं यहाँ प्लेन में आ रहा था तो मेरे साथ एक तेजस के पायलट बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बेटा
मैंने आइए सर, आपके करोड़ों लोग जो देखते हैं सुनना चाहते हैं, मैंने कहा बेटा ये बता कि हमारा जो तेजस है और फिर उसके साथ ये वाला जहाज है इस देश का, वो इसका है, वो इसका, तेरा क्या विचार है? कहता किसी को भी ठोक देंगे। मैं थैंक यू वेरी मच, यही मैं सुनना चाहता था। अखबार वाले जो मर्जी लिखें, आप ये जो सो कॉल्ड जर्नल, आप नहीं, जो दूसरे हैं, उसको 10 रुपए दो, वो तो कुछ भी लिख देगा। वो बोलेगा अमेरिका की राजधानी का नाम लंदन है, वो तो कुछ भी लिख देगा। लेकिन उसने मुझे ये आश्वासन दिलाया, कहता है सर सुपर्ब एयरक्राफ्ट। तो बड़ा अच्छा लगा ये सब सुनकर, और मैं यकीन दिलाता हूं सर, मैं तो जानता हूं ये नहीं होने वाला। बांग्लादेश में बकवास करेगा, मीडिया में अटेंशन लेगा, एक अभी बांग्लादेशी और कोई उठ के बोलेगा और मीडिया चाहिए, अरे हमको पाकिस्तान पे भी कब्जा कर लेना चाहिए, हमको तो चीन पे भी कब्जा कर लेना चाहिए। करो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, क्या फर्क पड़ता है? दो झापड़ चीन से पढ़ेंगे, दो मुझसे पढ़ेंगे, सही हो जाओगे। तो ये चीजें सर, हैं ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा जो लोग मतलब एक तरफा बात करते हैं? कहने का मतलब, अगर वहाँ बांग्लादेश में किसी की लिंचिंग हुई है, मारने वाली भीड़ कौन है सब जान रहे हैं, जो व्यक्ति मरा है उसके बारे में लोग जान रहे हैं, फिर भी इस देश में लोग लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, संविधान, इन सब की बातें करते हैं, उस वाली कहानी पे चुप रह जाते हैं कि नहीं नहीं उस पर बिल्कुल बात मत करिए। ऐसे राजनेताओं पर, लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? और एक और सवाल मेरा ये है कि चूंकि लंबे वक्त तक भारत पर अलग अलग लोगों का शासन रहा, अंग्रेज आए, उससे पहले मुगल रहे, तो क्या एक वजह ये भी है कि जो बहुसंख्यक आबादी है इस देश की, उसके अंदर गुलामी की वो जो है ना इतने अंदर तक चली गई है कि लोग सही बात बोल ही नहीं पाते, जिसको कहते हैं डीएनए करप्ट होना, उस तरह की चीजें हो गई? नहीं नहीं सर, आई डोंट थिंक सो सर। मैं बता देता हूं, कुछ हद तक ये सही था पहले, लेकिन जब से ये मौजूदा सरकार आई है सर, मैं बहुत जल्दी बता देता हूं चाणक्य के बारे में। मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा का नाम चाणक्य था। मैं मजाक करता हूं क्योंकि हम लोग सब चाणक्य की संतान है। उसने कहा किसी देश को अगर शक्तिशाली होना, पहले लीडरशिप चाहिए सर। आज हमारी सर्वश्रेष्ठ लीडरशिप है। दूसरा उसने कहा था आपकी आर्थिक व्यवस्था तगड़ी होनी चाहिए, हमारी टॉप 3 दुनिया में है। फिर बोला मिलिट्री, हमारी मिलिट्री टॉप 3 में। कूटनीति की बात की, एक ही देश है भारत जिससे लोग हाथ जोड़ के कहते हैं रूस से भी बात कर, यूक्रेन से भी बात कर, इसराइल से भी बात कर, पैलेस्टाइन, और किसी से नहीं कहते, हमसे कहते। इसका मतलब हमारी छवि बहुत ऊंची चली गई। अब ये जो मानसिकता थी सर, ये मैं आपको बता देता हूं सर, और आज प्लीज सर जस्ट गिव मी 1 more minute सर। दूसरे विश्व युद्ध में मेरे फादर साहब को मिला के 25 लाख भारतवासी लड़े थे ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए। 25 लाख। क्या दुश्मनी थी मेरी जर्मनी के साथ, क्या दुश्मनी थी मेरी जापान के साथ, लेकिन हम गुलाम थे तो हम लड़े। और फिर 25,000 लेकर ये सिंगापुर से निकलता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। सर उस दिन जब इसकी मूर्ति को हमने विराजमान किया सर, उस दिन मेरा आत्मविश्वास आजाद हो गया। ये इस मौजूदा सरकार ने किया। तो आज जब मैं बच्चों से बात करता हूं, किसी से कहता हूं 101 साल पहले 1 लाख अंग्रेजों ने 30 करोड़ भारतवासियों पर हुकूमत की थी। ये क्या गलती की हमने? मैंने कहा अगर आज ये होगा, तो कहते हैं आज आएगा ना तो बंगाल की खाड़ी में उनको डुबो देंगे, हमारी मछलियों को सफेद मांस बहुत पसंद है। मैंने कहा बिट जाओगे भारत के लिए? कहते पुकार तो आने दो भारत माँ की। ये बच्चे हमारे कह रहे हैं। तो ये जो कहना, ये बुढ़े बुजुर्गवार जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक ही चीज कहता हूं सर, ली कुआन यू सिंगापुर के लेजेंडरी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके चरणों में बैठ के बहुत कुछ सीखा। और एक बार उन्होंने कहा था कि भारत की समस्या ये है, टू मच डेमोक्रेसी। मैं खामोश हो गया, मैंने कुछ नहीं कहा सर। नो डाउट, ये उनका विचार था। सही बात है। थैंक यू दीपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया डीएनपी के दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही हमें समय देते रहिए, अलग अलग विषयों पर आपसे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप बुलाएंगे, जब आप बुलाएंगे, नहीं भी बुलाएंगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा, बिन बुलाए आ जाऊंगा आपके पास। थैंक यू सर, थैंक यू।